नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण अपने चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, जो हमारी आज की वीडियो है और इस वीडियो में मैंने इतिहास का जो एक एक करके क्रम पढ़ाया था, उस वीडियो में मैंने क्या देखा था कि शिशुनाग वंश के बाद उसके पुत्र कालाश्युक आते हैं। कालाश्युक के बाद एक नए वंश का निर्माण होता है और उस वंश का नाम है नंद वंश। ठीक है, देखिए ये वंश आपका नंद वंश। और सबसे पहले पूछा जाता है कि संस्थापक बताइए, यानी कि नंद वंश का संस्थापक, खास तौर से संस्थापक ही पूछा जाता है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपका एक लाइक चाहिए, हमें सब्सक्राइब चाहिए, और जो फ्रेंड आपको पढ़ते हैं उनके पास शेयर करिए, और कमी को हमें एहसास करेंगे और भी वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, नंद वंश की संस्थापक की बात करते हैं। तो इनके संस्थापक थे महापद्म नंद। ठीक है, कौन से संस्थापक? महापद्म नंद। और कई किताबों में इन्होंने लिखा गया है इनके बारे में कि ये कौन सी जाति के थे। तो ये शूद्र जाति के थे। ठीक है, किस जाति के थे? शूद्र जाति के थे, क्योंकि ये कई किताबों में लिखा गया है, कहीं कहीं लिख दिया गया है। तो हमें देखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो पुटअप होते हैं तो कहाँ से हो जाएंगे किसी को पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नाग दशक के कई नाम थे। तो नाग दशक को क्या कहा जाता है? नाग दशक को उग्रसेन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? उग्रसेन नाम से जाना जाता है, यानी इनको उग्रसेन नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और एक नाम इनको और है नवनंद नाम। ठीक है, नवनंद के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन है कि नवनंद नाम से क्यों जाना जाता है? तो देखिए, नवनंद का मतलब कि इनके 8 पुत्र थे। 8 और 1 मिलाकर ये हो गए 6। जो प्रमाण मिलता है मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक है, तो 8 पुत्रों में से इनको 8 पुत्र और ये हो गए 9, यानी 9 को नवनंद इसलिए रखा गया। और जो से अंतिम शासक और इनके लास्ट पुत्र, ठीक है, इनके अंतिम पुत्र, इनके अंतिम पुत्र, ठीक है, धनानंद। ठीक है, घनानंद थे। ठीक है, इनके अंतिम पुत्र कौन थे? धनानंद थे। और एक क्वेश्चन, ये अंतिम शासक भी थे। ठीक है, अंतिम, ठीक है, अंतिम शासक भी थे। 2 क्वेश्चन हो गया। पहला काम कि धनानंद, देखिए धनानंद को क्यों बोला गया था? कि ये धन के लोभी थे, और इन्होंने क्या किया था कि उस राज्य में सभी जो ग्रामीण लोग थे, कृषि कार्य करते थे, उन पे कर लगा दिया था। और कर लगाने के कारण इनके साम्राज्य में कुछ कमियां महसूस हुई। और इस कमियों को अगर इस कमियों को देखा गया तो एक चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि चाणक्य के सहारे से इस पे विजय प्राप्त किया था। ठीक है, इस घनानंद को मारकर उसने विजय प्राप्त किया था। क्यों? क्योंकि इसने कर लगाया था और कर के विरोध में सभी जनता आ गई थी, और इसी में लाभ अपना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के द्वारा उठाया और उसको लाभ प्राप्त भी हुआ। उसी के बाद इसका वंश भी आ जाता है। तो ये इतना चीज़ आप नोट कर लेंगे कि अंतिम शासक घनानंद थे, और ये अंतिम पुत्र किसके थे? ये महानंदम के पुत्र थे। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि महानंदम पुत्र, ठीक है, महानंद यानी कि महापद्म, जो भी समझ लीजिए, महानंद। ठीक है, महानंद को एक रात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक रात कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पूछा कि भैया एक रात क्या है? एक रात का मतलब होता है एकत्र करना। सभी जनता को इसने एकत्र किया था, और इसका साम्राज्य बहुत ही फैला था। ठीक है, इसका साम्राज्य जितना फैला था, मैं आपको मैप के हिसाब से बताता हूँ। यहाँ पे हमारा भारत हो जाएगा, और इस भारत में
ये हमारा भारत का मैप हो गया और इस मैप में हम देखेंगे कि कहाँ तक हमारा ये राज्य फैला था। तो इसने क्या किया था कि यहाँ पे देखेंगे एक नदी पड़ती है ब्यास नदी, ठीक है। ब्यास नदी से लेकर यहाँ पे गोदावरी नदी, ठीक, और गोदावरी नदी कुछ सिंधु का क्षेत्र, ठीक, यहाँ पे कुछ क्या है सिंधु नदी का क्षेत्र, और यहाँ पे बंगाल में पड़ता है कलिंग, ठीक है, बंगाल में पड़ता था कलिंग, ये क्षेत्र इसका पूरा फैला था। यानी हर एक वंश से भी बड़ा इसने नंद वंश ने अपने शासक को फैला दिया था। यानी कि ब्यास नदी से लेकर सिंधु नदी का क्षेत्र पकड़ लेंगे और यहाँ से गोदावरी नदी से लेकर बंगाल तक लेकर, यानी बंगाल में कौन था कलिंग का राज था, तो वहाँ तक इसने अपना शासन बना लिया था, ठीक। तो ये आप यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है, इसको आप देख लेंगे। देखिए कलिंग की विषय की बात करें तो कलिंग पे इसने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। इसने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कलिंग पर विजय प्राप्त किया था, और दूसरी बात और इसने नहर की खुदवाई, ठीक है, नहर की खुदवाई भी कराई थी। और ये प्रमाण कहाँ मिलता है, ये दोनों प्रमाण कहाँ मिलता है, तो खारवेल का एक अभिलेख है हाथी गुहा अभिलेख, देखिए करवाई थी, जो प्रमाण खारवेल का अभिलेख हाथी गुहा अभिलेख में मिलता है, ठीक है। मतलब इसने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी और साथ में क्या किया था, नहर भी खुदवाया था, और नहर खुदवाने के बाद ये जो प्रमाण मिलता है, ये दोनों प्रमाण, तो खारवेल का एक अभिलेख है हाथी गुहा अभिलेख, और इसी हाथी गुहा अभिलेख में इसने क्या किया था कि ये प्रमाण इसको मिलता है, यानी कि आपका कलिंग का युद्ध किया था और साथ में क्या किया तो खुदवाई भी कर दिया था, ठीक है। एक मिनट गाइस, थोड़ा सा इसमें स्याही डालता हूँ, सॉरी दोस्तों, इसमें थोड़ा स्याही कमी हो गई थी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, ये प्रमाण तो आपको मिल गया कि खारवेल अभिलेख में ये दोनों प्रमाण मिलता है। एक अभिलेख और मिलता है खारवेल प्रमाण में, एक अभिलेख और मिलता है, क्या पता चलता है कि इसने जब कलिंग का युद्ध किया था, ठीक है, लिखता हूं यहाँ पे, इसने कलिंग पर युद्ध किया था, तब इसने जैन मूर्ति उठा लाया था। क्या उठा लाया था, जैन मूर्ति उठा लाया था। यानी जैन मूर्ति उठा लिया था, कलिंग का युद्ध जब किया था तो जैन में से, कलिंग में से क्या किया इसने, जैन की मूर्ति उठा लिया। तो ये तीनों प्रमाण, कौन सा, पहला प्रमाण नहर वाला जो था, नहर की खुदवाई, और दूसरा प्रमाण क्या था आपका, कलिंग पर विजय प्राप्त, और साथ में जैन की मूर्ति उठा लाया। ये तीनों प्रमाण आपको मिलते हैं खारवेल के अभिलेख में, ठीक है। किस अभिलेख में, इस खारवेल के अभिलेख में ये प्रमाण तीनों मिल जाते हैं, ठीक, कंफर्म हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके कार्यकाल, यानी कि इसके नंद वंश में ही एक ऐसे 2-3 ऐसे कहा जाए तो ज्ञानी, यानी कि ज्ञानी कहा जाए तो आए थे, उनका नाम मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, आप देख लेंगे, ठीक है। शिक्षा को प्राप्त करने वाले थे, जैसे अगर बात करें इसके मित्र थे, ठीक है, इसके मित्र कौन थे, पाणिनि, ठीक, इसके मित्र कौन थे, पाणिनि थे। और इन पाणिनि ने, ठीक है, ये जो पाटलिपुत्र को शिक्षा प्राप्त की थी, इन्होंने, ठीक है, इन्होंने पाटलिपुत्र से क्या किया था,
शिक्षा प्राप्त किया था। उसमें और भी कई लोग थे, जैसे कि हर्ष हो गए, क्या हो गए, हर्ष का नाम सुने होंगे, बररुचि का नाम सुने होंगे, बररुचि, और एक थे इनका नाम था कात्यायन। ये लोग तीनों जो और ये थे, ठीक है, इन लोग का संबंध नंद वंश से है, ठीक है, ये नोट कर लेंगे, नंद वंश से है, यानी इन लोग का संबंध किससे, नंद वंश से। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखते हैं नंद वंश का 8वां पुत्र मैंने पहले बता दिया कि धनानंद था, जिसको कहीं कहीं घनानंद बोला जाता है, कहीं धनानंद। धनानंद इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये धन का बहुत ही लोभी था, इसलिए इसको धनानंद भी बोला जाता है। कई किताबों में कई किस्म से लिखा है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, एक बार और देखेंगे, इसी के कार्यकाल में सिकंदर ने पश्चिम साइड से क्या किया था, भारत पे आक्रमण किया था। तो इसी के कार्यकाल में, ठीक है, इसी के कार्यकाल में सिकंदर ने पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था। यानी कि इसी की, कहीं क्वेश्चन पूछा था कि जो सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया था तो किसके कार्यकाल में किया था, तो ये कार्यकाल किया था महापद्म नंद के कार्यकाल में किया था, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इसका ये जो कार्यकाल कहाँ गया सिकंदर ने, तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से कार्यकाल आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ से कार्यकाल चेंज हो जाएगा, और यहाँ से कार्यकाल किसका आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा घनानंद का, ठीक है, घनानंद का। ये घनानंद का यहाँ से कार्यकाल, यानी कि महापद्मनंद के 8वें पुत्र घनानंद थे और यहीं से कार्यकाल आता। इसी के कार्यकाल में सिकंदर ने पश्चिम भारत पर आक्रमण किया था, ये आप नोट कर लेंगे। और यहाँ से जो ऊपर का है ये आपका महापद्म नंद का मैटर था, और इसके नीचे से आपको मैंने ये बता दिया, ठीक। अच्छा, चलिए आगे देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट, और इसको ग्रीक यूनानी लेखकों ने अग्रिम कहा है, ठीक है, क्या कहा है, इसको ग्रीक यूनानी, ठीक, यूनानी लेखकों ने अग्रमिज कहा है, ठीक है, क्या कहा है, अग्रमिज कहा है, ठीक है। इसको ग्रीक यूनानी लेखकों ने इसको क्या कहा है, अग्रमिज कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका महापद्म नंद में अग्रमिज शब्द किसके लिए कहा गया है, तो घनानंद के लिए कहा गया है कि धनानंद के लिए कि महापद्म नंद के लिए, किसके, तो ये शब्द जो कहा गया है ये सीधे घनानंद के लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन कई बार बन जाता है। अब आते हैं 2-3 क्वेश्चन और यहाँ से हम आपको नोट कर देते हैं, सबसे आसान रहेगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ से हम नोट करते हैं आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ से। देखिए, पहला पॉइंट एक बनता है आपको, पहला पॉइंट जो बन जाता है सबसे इम्पोर्टेंट बनता क्या है, इसको देखते हैं। घनानंद के समय, ठीक है, ठीक है, घनानंद के समय 325, ठीक, 325 ईसा पूर्व में, 325 ईसा ही पूर्व में क्या हुआ था कि ये सिकंदर आक्रमण किया था। कब किया था, 325 ईसा पूर्व में, ठीक है, ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण, ये पहला पॉइंट आप नोट करिए। ये 320 सिकंदर ने आक्रमण किया, कब किया था, वो समय था 325 ईसा पूर्व में किया था, ठीक है, कंफर्म हो गया। अब कहाँ से किया था, ये पश्चिम भारत से, पश्चिम साइड से किया था, पश्चिम भारत पे किया था। चलिए एक और पॉइंट देखते हैं, एक और क्या पॉइंट है कि जनता पर अधिक कर लगाया था। इसने क्या किया था कि जनता पर
अधिक कर लगाया था। इसका लाभ मौर्य वंश को प्राप्त हुआ। ठीक है, इसका कार्य किसको प्राप्त हुआ? मौर्य वंश का प्राप्त हुआ। तो ये हो गया। और एक स्थूलभद्र है, स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र क्या है कि ये जैन यानी कि जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा था कि महानदम जो ये नंद वंश था तो किस धर्म से मतलब प्रसिद्ध, किस धर्म को अपना मानता था? तो ये किसको मानता था? ये जैन धर्म को मानता था। ठीक है, महापदम नंद। ठीक है, महापदम नंद किसको मानते थे भाई? जैन धर्म को मानते थे। और इसी में एक अमात्य थे जिनको बोलता है स्थूलभद्र। ठीक है, स्थूलभद्र ये भी एक जैन धर्म के ही मतलब कहा जाए तो भिक्षु थे। जैसे बहुत ही मतलब इन्हें खास तौर से इनको अमात्य कहा जाता है, अमात्य के रूप में माना जाता है कि वो अमात्य में मानने वाले थे किसको? जैन धर्म को। तो ये वीडियो दोस्तों है, ये वीडियो आपके लिए नंद वंश से है, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भी बनते हैं लेकिन ज़्यादा ऑब्जेक्टिव इससे बन जाते हैं। ठीक है, और मैंने पूरे ऑब्जेक्टिव को एक एक करके लिख दिया है, बस आपको पढ़ना है और स्टोरी की तरह याद कर लेना और कुछ नहीं। फिर अब नंद वंश को कोई हराने वाला था तो घनानंद पे जीतने वाला अगर कोई था तो वो कौन था? वो था आपका मौर्य वंश। तो मौर्य वंश अगली वीडियो आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।